आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 80 से लेकर के धारा 86 तक बताऊंगी। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 जो कि कानूनी नोटिस के बारे में बताया गया है। इसमें कानूनी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया क्या होगी और यह केवल दीवानी मामलों में दायर किया जाता है। कानूनी नोटिस के प्रकार क्या होंगे, इसकी सूचनाएं क्या होंगी, ये सरल शब्दों में किया जाता है। शोक पार्टी द्वारा इसमें जो विकल्प है, जो राहत है, उसके बारे में इसमें पूरा डिटेल बताया जाता है। इसके अलावा हाथ में जो राहत होती है, जो समस्या को कैसे हल किया जाए, इसके जो तथ्य हैं, इसका जो सारांश है, उसके बारे में इसमें विवरण दिया गया होता है। इसमें उन समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी लिखित होती है, जिससे कि पीड़ित पक्ष का जो भी सामना कर रहा है उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। यानी कि मुद्दे को हल कैसे किया जा सकता है। अगर संयुक्त रूप से कोई केस है, संयुक्त रूप से कोई विवाद है, तो जितने भी लोग उस केस से संबंधित है सबके बयान चाहिए। कानूनी नोटिस के अंतिम में एक विस्तृत विवरण होना चाहिए कि राहत कैसे प्राप्त की जा सकती है। यह एक प्रकार से न्यायालय और संबंधित व्यक्ति के बीच में क्या करता है, मध्यस्थता का भी काम करता है। क्या होता है कि इससे अदालत को चीज़ें समझने में बहुत ही आसानी होती है। अगर नॉर्मली हम बात करें तो क्या होता है कि एक कानूनी विशेषज्ञ या फिर एजेंट के माध्यम से कानूनी नोटिस को तैयार किया जाता है, परंतु कानूनी नोटिस हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं, हमें खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सब तो लॉ स्टूडेंट ही हैं, तो आप लोग को तो कानूनी नोटिस अच्छे से पढ़ता होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कानूनी नोटिस के लिए एक मसौदा तैयार किया जाता है। मसौदा यानी कि ड्राफ्ट। जैसा कि हम कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ड्राफ्टिंग करते हैं, तो उसी प्रकार कानूनी नोटिस का भी ड्राफ्टिंग पहले करते हैं, यानी कि मसौदा हिंदी में अगर वर्ड यूज करें हम। तो इस मुद्दे को हल करने के लिए एक निश्चित राहत, निश्चित समय सीमा जो कि 30 दिन से 60 दिन है कानूनी नोटिस भेजने की। इस मुद्दे को हल करने के लिए दूसरे पक्ष को संबोधित करना, यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं कि हम दूसरे पक्ष, कभी भी नोटिस बनाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें हम दूसरे पक्ष को संबोधित करते हुए नोटिस बनाते हैं। और यह क्या होता है कि एक माध्यम से भेजा गया पंजीकृत विज्ञापन पोस्ट होता है। नोटिस भेजने के बाद में हम उस पर रसीद की कॉपी सेव कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि अगर हम कोर्ट में केस लेके जा रहे हैं तो हम उसको जो है विवरण दे सकते हैं कि भाई हमने इनको पहले इतने दिन पहले इनको नोटिस भेजी थी और इसका कोई रिप्लाई नहीं आया, या फिर रिप्लाई आया है तो क्या आया है, उसकी डिटेल हम दे देते हैं। अन्य पक्ष जो होता है वह कानूनी नोटिस का जवाब भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। ये उस पर निर्भर करता है कि भाई आप कोर्ट में जाना चाहते हैं या फिर उसको कानूनी नोटिस का जवाब देके वहीं पर सॉल्व करना चाहते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, अगर यह मामला अदालत तक पहुंचता है तो आप इस बात का हवाला देते हुए कि आपने जो दावा किया है वह आवश्यक है, तो कानूनी नोटिस की प्रतियां बनाने के लिए कानूनी विशेषज्ञ का भी आप सहारा ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसी प्रकार से कानूनी नोटिस का जवाब देने के लिए भी सेम प्रक्रिया लागू होती है, क्योंकि यहाँ भी क्या होता है, किसी को दूसरे पक्ष के द्वारा मांगे गए जो जवाब है उनको वापस करना होता है, तो इसके लिए उपयुक्त कानून का उपयोग करना पड़ता है। तो आइए अब सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 81 क्या कहती है हम देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 81 इसमें गिरफ्तारी और उपसंजाति से छूट के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि ऐसा कोई भी कार्य जो कि लोक सेवक के अधिकारी के द्वारा उसके पद के अंतर्गत किया गया हो, तो उसके द्वारा संस्थित कोई भी वाद में डिग्री के निष्पादन में से या तो अन्यथा ना गिरफ्तार किए जाने का दायित्व तो प्रतिवादी पर और ना ही कुर्क किए जाने का दायित्व उसकी संपत्ति पर होगा। जब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि जो प्रतिवादी है वह लोक सेवा के उपाय किए बिना ही अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं हो सकता है, तो वह उसकी सिर्फ उपसंजाति से छूट दे देता है। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 82 है ये इसी उपसंजाति से छूट के बारे में इसमें बताया गया है। अब आइए देख लेते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 82 क्या कहती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 82 है, जैसे कि हमने 81 पढ़ लिया है, 81 में क्या होगा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 81 में जो उपसंजाति से छूट के बारे में बताया गया है, उसी प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 82 जिसमें कि डिक्री के निष्पादन को बताया गया है।
इसमें क्या बताया गया है कि जहां पर सरकार के द्वारा या फिर इसके विरुद्ध जिसके भी बारे में यह तात्पर्य किया गया है कि वह ऐसे लोक सेवा अधिकारी के द्वारा अपने पद के अनुसार ही किया गया है, जो उसके द्वारा कार्य किया गया है वह अपने पद के अनुसार ही किया गया है, और उसके द्वारा या फिर उसके विरुद्ध किसी वाद में जो कि यथास्थिति है, वह भारत में है या संघ में है या किसी राज्य में है, या लोक सेवा अधिकारी के विरुद्ध अगर डिक्री पारित की जाती है तो वहां पर क्या होगा, डिक्री उपधारा 2 के उपबंध के अनुसार ही निष्पादित की जाएगी। ठीक है। ऐसे डिक्री की जो तारीख होगी वह संगणित 3 मास की अवधि होगी। जो ऐसी डिक्री की जो तारीख होगी वह 3 माह की अवधि होगी। अगर वह तब तक तुष्ट नहीं की है तो ऐसी किसी भी डिक्री के निष्पादन का आदेश कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है। उपधारा 1 और उपधारा 2 के उपबंध किसी आदेश के द्वारा या फिर पंचाट के संबंध में ऐसे कानून लागू करते हैं जो कि उसके संबंध में ऐसे लागू होंगी जैसे कि वह डिक्री के संबंध में लागू होते हैं। अब आप देखेंगे पंचाट क्या होता है। हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया पंचाट। पंचाट क्या होता है? पंचाट यानी कि भारत संघ या फिर किसी राज्य के या उससे पहले किसी राज्य के बारे में किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध, चाहे वह न्यायालय के द्वारा हो चाहे वह अन्य प्राधिकारी के द्वारा कुछ भी आदेश दिया गया हो, इस संहिता में तत्व प्रभाव से यानी कि आज से ही, इसी डेट से, जिस डेट को लिखा गया है, किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन निष्पादित किए जाने के योग्य अगर है तो मानो वह डिक्री है। ठीक है। अब ये तो रहा सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 82। अब आइए देख लेते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 83 क्या कहता है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 83 है यह क्या कहती है? यह कहती है कि अन्य देशी जो है वह वाद कब तक ला सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि अन्य देशीय शत्रु जो कि भारत सरकार के अनुज्ञा पर भी भारत में निवास कर रहे हैं और अन्य देशीय मित्र जो किसी भी न्यायालय में वाद या विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है, इस प्रकार से वाद ला सकते हैं मानो कि वे भारत के नागरिक रहे हों, किंतु अन्य देशी जो शत्रु हैं वे बिना किसी अनुज्ञा के भारत में निवास कर रहे हैं और किसी भी देश में निवास कर रहे हैं तो वे न्यायालय में वाद नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो तो भारत के शत्रु हैं। मान लो जैसे कोई भी देश में निवास कर रहा हो और उसके साथ में भारत की जो है युद्ध छिड़ गया हो या युद्ध जैसी स्थिति है, तो वह केंद्र सरकार के अनुज्ञा के बिना अगर कोई कार्य कर रहा है तो वह माना जाएगा कि वह हमारा शत्रु है, फिर वह हमारे यहाँ वाद नहीं ला सकता है। अब आइए सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 84। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 84 यह विदेशी राज्य जो है वह कब वाद ला सकता है इसके बारे में बताया गया है। इसके अनुसार कोई भी विदेशी राज्य किसी भी न्यायालय में वाद ला सकता है, परंतु ये तब वाद ला सकता है जब इसका उद्देश्य ऐसे राज्य के किसी भी शासक में या फिर ऐसे राज्य के किसी लोक सेवा अधिकारी में या फिर लोक हैसियत में निहित होती है, चाहे वह प्राइवेट अधिकार का परिवर्तन ही क्यों ना कराया गया हो।